हम देख रहे हैं चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसमें आज जो सेशन 4 है, हम आज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। तो पहले हम ओरल प्रेजेंटेशन, रिटन प्रेजेंटेशन, इन सब के बारे में देख चुके हैं। अभी इन सबको इम्प्रेसिव करने के लिए, बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है उसमें बताया गया है कि नॉर्मली किस टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के प्रेजेंटेशन आपको बताया गया है। पहले तो है प्रपोजल राइटिंग, नेक्स्ट है लाइव रिपोर्ट और थर्ड है रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें किस तरह प्रपोजल राइटिंग में सबसे पहले क्या होता है कि अगर सपोज़ आप कोई फ्यूचर में कुछ काम करना चाहते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डर है या फिर एक डेवलपर है, आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, आप कमर्शियल शॉप्स एंड ऑफिसेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपको तो पहले गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। अभी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हो, उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, हो सकता है आप अकेले इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको इन्वेस्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो आपको इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करने के लिए, इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए एक प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा कि आप पहली चीज़ तो आप बताओगे कि आप कौन हो, आपके फ्यूचर प्रायर आपने क्या क्या काम किया है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करोगे। फिर आप बताओगे कि आप किस तरीके की बिल्डिंग बनाना चाहते हो। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, आप रेजिडेंशियल बनाना चाहते हो, आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी में कितने शॉप्स रहेंगे, कितने ऑफिसेस रहेंगे, और फिर इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना रहेगा, और फिर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों अच्छा काम करेगा। आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है ना, तो आप बताओगे कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, आप जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, वो क्यों अच्छा है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो रास्ता है जहाँ पे मैं ये बनाने का प्लान कर रहा हूँ, वो पूरा कमर्शियल रास्ता है, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, तो लोग वहाँ पे शॉपिंग के लिए ही आते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं एक ये प्रॉपर्टी खड़ी करूँगा तो मेरे शॉप्स जल्दी से बिक जाएंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाऊँगा तो यहाँ पे शॉप्स आएंगे और सभी आसपास के जितने भी लोग हैं, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सब लोग मेरे पास ही आएंगे अपना शॉपिंग करने के लिए। तो इस तरीके से आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपके फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और फिर आपको बताना पड़ेगा आप कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। मतलब ये सब क्या है, आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हो, फ्यूचर में आप ये काम करने वाले हो, तो फिर अभी आप जो भी बताओगे वो सब फ्यूचर की प्लानिंग बता रहे हो, तो वो सब आपका प्रपोज़ल राइटिंग में आएगा। आपने इन्वेस्टर को मना लिया, उसके बाद हो सकता है आपको बैंक को मनाना पड़े, तो बैंक के लिए आप एक प्रपोज़ल बनाओगे। आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेना पड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट के लिए भी प्रपोज़ल बनाओगे। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, आप फ्यूचर में जो भी प्लान कर रहे हो उसका पूरा डिटेल आपको प्रपोज़ल में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइव रिपोर्ट। तो जैसे हम गेम्स में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, इवन आजकल चेस में भी जो कमेंटेटर्स बोलते हैं वो लाइव रिपोर्ट है। तो जो प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल बहुत ही लंबा होता है, पूरा एक बुकलेट होता है, 150 पेज, 100 पेज, कुछ भी हो सकता है। लाइव रिपोर्ट या तो वो रिटर्न भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंटर है उसको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपने अगर कभी फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच देखा होगा, अगर कोई इंसान कोई रिकॉर्ड तोड़ता भी है तो वो प्रेजेंटर तुरंत से बोलता है कि भाई ये प्रीवियस रिकॉर्ड ये पर्सन ने होल्ड किया था, उसने ये 2000 में ये रिकॉर्ड बनाया था, और वो जो रिकॉर्ड है वो अभी आज के दिन टूट रहा है, इस इंसान ने तोड़ा। तो मतलब प्रेजेंटर को वो पूरा नॉलेज है कि भाई 20 साल पहले, 22 साल पहले किसने क्या रिकॉर्ड बनाया था और कहाँ पे बनाया था, कहाँ पे क्या हुआ था, उसके पास ज़्यादा वाइड बेस ऑफ नॉलेज है। प्रपोज़ल में क्या होता है, प्रपोज़ल आपको बनाने में 1-2 महीना लगता है। 1-2 महीने का आप आराम से टाइम लेके प्रपोज़ल बनाओगे, तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप उसको ढूंढ के निकाल सकते हो, आपके पास टाइम है। लाइव रिपोर्ट में क्या है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है, या फिर आपकी जो बैकग्राउंड टीम है वो अच्छी तरह होना चाहिए। तो लाइव रिपोर्ट यूजुअली कमेंटेटर होता है, रिटर्न में भी होता है। फॉर एग्जांपल आप जब बजट निकलता है तो आप बहुत सारे जैसे वेबसाइट्स होते हैं जैसे मनी कंट्रोल और ये सब जो
इकोनॉमिक वेबसाइट्स होते हैं जो आपको फाइनेंसेस स्टॉक मार्केट का न्यूज़ देते हैं, वो जैसे अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई एक डिक्लेरेशन दिया तो तुरंत ही उसमें आ जाता है, एक ही सेंटेंस लिखा होता है कि भाई ये डिक्लेयर किया गया है, ये वाली इंडस्ट्री को इतना सब्सिडी मिलेगा। अगर जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि हम हेल्थ में इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो तुरंत ही उसमें वो लोग वेबसाइट अपडेट करके उसमें लिख देते कि इतना हेल्थ डिपार्टमेंट को हेल्थ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो वो भी लाइव रिपोर्ट ही है, बट वो रिटर्न फॉर्म में है। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग हम जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं तो वो कैसा होता है, एक छोटा सा एसे जैसा होता है या फिर एक छोटा सा पैराग्राफ जैसा होता है कुछ केसेस में, तो वो है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें बहुत ही आपको ब्रीफ में बताना है। जैसे हमने पहले एग्जांपल में प्रपोजल राइटिंग में देखा था कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो अगर मुझे वो बिल्डिंग बना रहे हो उसका रिपोर्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी कि ये जगह पे ये XYZ एरिया में एक 5 माले की बिल्डिंग का प्लान हुआ है और वो इतने कॉस्ट में बनेगा और ये एक्सपेक्टेड है जून 2024 तक बनेगा। मेरे रिपोर्ट में उतना ही रहेगा, जिस्ट रहेगा सिर्फ। लेकिन जो मेरा प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल में पूरा डिटेल रहेगा कि भाई एग्जैक्टली कौन बना रहा है। और सपोज़ मैं बोल रही हूँ जून 2024 में कंप्लीट होगा, लेकिन उसमें अलग अलग माइलस्टोन होते हैं ना, कि मैं फाउंडेशन मई 2023 में लगाऊंगी, मेरा फर्स्ट फ्लोर है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सेकंड फ्लोर है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें जो होगी वो प्रपोज़ल में आएगी। रिपोर्ट में क्या आएगा कि आपका सिर्फ जून में कंप्लीट हो रहा है, इतना आएगा रिपोर्ट में। तो आपका प्रपोज़ल क्या है, आपका प्रपोज़ल काफ़ी डिटेल्ड है और आपका जो रिपोर्ट है वो वही चीज़ का ब्रीफ है या फिर जिस्ट है। अब हम कुछ टाइप के रिपोर्ट्स देख लेते हैं, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इंडिविजुअल रिपोर्ट बना रहे हैं। इंडिविजुअल रिपोर्ट मतलब एक इंसान या एक इन्वेस्टर दूसरे को सबमिट कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ असाइंड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब अगर आप एज एन एम्प्लॉई हो किसी कंपनी में और आपको बोला गया है कि भाई ये साइट पे जाओ, ये बिल्डिंग की साइट पे, और एक रिपोर्ट बना के सबमिट करो, या फिर आपको बोला जाता है कि एक प्रपोज़ल बनाओ या फिर एक रिपोर्ट बनाओ, दोनों में से कुछ भी बनाओ। आप एक एम्प्लॉई हो, आप एक इंडिविजुअल हो और आपको बोला जाता है आप एक प्रपोज़ल बनाओ या फिर एक रिपोर्ट बनाओ, तो आप उसको किस फॉर्मेट में बनाओगे? आप उसको लेटर के फॉर्मेट में बनाओगे। मतलब उस पर पहले तो लेटर हेड होना चाहिए आपके कंपनी का। अगर आप किसी को सबमिट कर रहे हो तो उसमें लेटर हेड होना चाहिए, उसमें डेट होना चाहिए, आप किसको भेज रहे हो, टू जो हम लिखते हैं ना, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और फिर वो कंपनी का नाम, तो वो आपका एड्रेस जो इनसाइड एड्रेस है वो होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका पूरा प्रपोज़ल या फिर रिपोर्ट रहेगा और लास्ट में आप उसको साइन करोगे योर्स फेथफुली या सिंसियरली, जो भी है वो लिख के। तो इसमें से फॉर्मेट लेटर का होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको शॉर्ट में लिखोगे। अगर प्रपोज़ल है तो डिटेल में रहेगा, वो तो 10-15 पेजेस का भी हो सकता है। तो आपको लेकिन स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट है, डेट है, इनसाइड एड्रेस है, वो सब लिखना है। उसके बाद आपको पूरा प्रपोज़ल लिखना है और लास्ट में योर्स फेथफुली लिखना है। उसके बाद जो है कि हमारा 15 पेजेस का तो सिर्फ प्रपोज़ल है, लेकिन उससे बहुत सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होगी, उससे रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें भी होती है। जैसे हम लेटर्स में जैसे एनक्लोजर डालते हैं, तो उस तरीके से हमें प्रपोज़ल के साथ भी एनक्लोजर डालना है। जैसे हम एग्जांपल यही देख रहे थे कि हमको एक बिल्डिंग डेवलप करनी है, हमको गवर्नमेंट के पास से परमिशन चाहिए, तो उसका हम प्रपोज़ल दे रहे हैं। तो हम प्रपोज़ल में ये लिखेंगे कि भाई हम 15 माले की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और इतने स्क्वायर फीट का बिल्डिंग होगा, और उसमें ऐसे लिखेंगे कि द फ्लोर प्लान इज़ अटैच्ड हियर विद। और फिर हमको वो जो फ्लोर प्लान होता है कि भाई पार्किंग कहाँ पे होगी, एंट्री कहाँ से होगा, आपको मेन गेट कहाँ पे होगा, फिर ग्राउंड फ्लोर पे कितने शॉप्स होंगे, फिर एग्ज़िट कहाँ से होगा, इमरजेंसी एग्ज़िट्स कहाँ पे है, ये सारा जो फ्लोर प्लान होता है वो आप उसको एनक्लोज करोगे अपने प्रपोज़ल के साथ। तो ये तो जैसे एक एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि हमारी कंपनी इतने साल से काम कर रही है या फिर हमारे कंपनी में ये सब पार्टनर्स हैं, तो आपको अपने कंपनी का भी एक प्रूफ देना होगा।
तो आप उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एनक्लोजर में दे सकते हो, या फिर सारे पार्टनर्स जो है उनका कोई एफिडेविट एनक्लोजर में दे सकते हो। तो इस तरीके से जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ एनक्लोज्ड होने चाहिए। और अगर ये सब क्या थी, ये प्रपोजल थी, मतलब काम होने से पहले का है। अगर काम होने के बाद आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो वो फिर लेटर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वो ऐसे फॉर्मेट में रहेगा। ऐसे फॉर्मेट मतलब आप जो ऐसे लिखते हो उसमें आपको किसी को एड्रेस नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं है। आप बस उसका डेट डालो और अपना पूरा जो मैटर है वो लिख डालिए। लास्ट में आपको साइन करना है, बट मतलब विथ रिगार्ड्स या सिंसियरली ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस कि ये रिपोर्ट किसने लिखा है वो एक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको साइन करना है। आपको हेडिंग लिखना है, जिसने रिपोर्ट लिखा है उसका नाम लिखना है, पूरा आपका ऐसे लिखना है, और लास्ट में आपको कि भाई ये मैंने लिखा है वो एक ऑथेंटिकेशन के लिए साइन करना है। नाउ नेक्स्ट है कमिटी रिपोर्ट। तो यूजुअली कंपनीज में कैसे होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सपोज 10 लोग हैं, तो वो 10 के 10 लोग हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते। तो जो वो 10 लोग हैं, मतलब वो दूसरे कंपनीज में भी तो काम कर रहे होंगे, दूसरी जगह पे उनका दूसरा वर्क होगा, तो वो एक्टिव वो 10 लोग क्या करते हैं, वो जब मीटिंग होता है तब वो आते हैं और वो तब अपना व्यू पॉइंट बताते हैं, वो येस और नो बताते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो डे टू डे वर्क है उसमें सभी 10 लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो 10 में से हो सकता है 5 लोग उसके डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व हो। तो वो जो 10 लोग हैं वो नॉमिनेट करेंगे कि ये 4 लोग या फिर ये 3 लोगों को हम एक कमेटी बनाएंगे जो भी काम देखेगी। मतलब अलग अलग चीज़ों की कमेटी होती है कि टेंडर ओपन करने के लिए एक कमेटी होती है, परचेज़ करने के लिए कमेटी होती है, कोई प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी होती है, कभी कभी कोई ऐसा स्पेशल वर्क होता है उसके लिए के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए कमेटी होती है। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिसाइड करते हैं कि हम ये 3 लोगों का एक सपोज प्रोजेक्ट कमेटी बनाते हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट कमेटी है वो क्या करेगी, वो अपना डे टू डे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, मॉनिटर करेगी, और फिर वो भी एक रिपोर्ट बनाएगी। और वो रिपोर्ट जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो बाकी के जो 7 लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको इन्फॉर्म करने के लिए एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ना। तो वो एक रिपोर्ट बनाएगी और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में वो पुटअप करेंगे। तो कमेटी में कैसे होता है, सिर्फ एक ही बंदा कमेटी में तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट 3-4 लोग तो रहेंगे ही। तो कमेटी किसी की चीज़ के लिए भी हो सकता है, प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, इवेंट के लिए भी हो सकता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ कमेटी रिपोर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे हमारे यहाँ गुजरात में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, काइट फेस्टिवल होता है, फिर वाइब्रेंट गुजरात होगा, फिर अभी कुछ और क्या होगा, हाँ ये रन ऑफ कच्छ में उन्होंने वो बनाया है ना टेंट सिटी जैसा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है या फिर आप बोलो अलग अलग वर्क है। तो हर एक वर्क के लिए उन्होंने एक अलग कमेटी बनाई होगी। बिकॉज अभी देखो काइट फेस्टिवल भी चल रहा है, रन ऑफ कच्छ में भी कुछ काम चल रहा है, तो सेम कमेटी दोनों चीज़ नहीं देख पाएगी ना, सेम लोग अलग अलग लोकेशन पे चल रहा है, तो वो लोग अलग अलग लोगों को मिला के एक एक छोटी छोटी कमेटी बनाएंगे। तो आपकी जो मेन इवेंट मैनेजमेंट के आपके एग्जीक्यूटिव होंगे वो तो रहेंगे ही, उनका मॉनिटरिंग करने के लिए ये कमेटी हायर लेवल पे कमेटी बनती है। तो ये जब अपना रिपोर्ट बनाएगी तो उनको कैसे लिखना है, वो ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, वो लेटर फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। जब इंडिविजुअल रिपोर्ट बनाता है तो लेटर फॉर्मेट में लिखता है, लेकिन जब कमेटी बनाती है तो वो ऐसे फॉर्मेट में लिखेगी। ऐसे फॉर्मेट मतलब उसको इनसाइड एड्रेस योर्स फेथफुली वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ऐसे में एक मेन चीज़ क्या है कि टाइटल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव किस चीज़ का बताओगे कि ये जो इवेंट है या प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक कमर्शियल फैसिलिटी, उनके लिए एक शॉपिंग फैसिलिटी क्रिएट करना आपका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है आपको जो भी कमेटी में जो मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है, 4 मेंबर है, उनके नाम आपको रिपोर्ट में स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा अलग अलग कमेटी के लिए अलग अलग लोग हैं, तो अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर फ्यूचर में किसी को भी याद तो नहीं रहेगा ना कि कौन सी कमेटी में कौन सा इंसान था। तो ये अगर कोई रिपोर्ट देख रहा है तो उसको वहाँ पे नाम रेडिली अवेलेबल हो जाएगा।
और नाम के साथ हर एक मेंबर का क्या क्या ड्यूटी था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो भी आप मेंशन करिए। और फिर बिकॉज इसमें 3-4 लोग हैं, तो हो सकता है मेरा कोई अलग ओपिनियन हो, सामने वाले का कोई अलग ओपिनियन हो, तो लेकिन जब मैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करूँगी तो मुझे एक कॉमन हमको डिस्कस करना पड़ेगा, हम सब लोगों को, और एक कॉमन ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमारी जो यूनानिमसली जो भी हमने एग्री किया है, मतलब सब लोगों ने मिल के जो एग्री किया है, वही चीज़ सिर्फ रिपोर्ट में आएगी। तो वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, ये चारों चीज़ें जो यूनानिमसली एग्री किया है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि भाई मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन बता दिया, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन बता दिया, दूसरे बंदे ने दूसरे अपना ऑब्जर्वेशन बता दिया, या फिर दूसरे बंदे ने अपना इंटरप्रिटेशन बता दिया, और फिर हम दोनों का इंटरप्रिटेशन है वो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, हम दोनों एकदम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमको आपस में डिस्कस करके एक कॉमन इंटरप्रिटेशन बना के फिर उसमें हमको रिपोर्ट में डालना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरा फर्स्ट माइलस्टोन, मतलब मुझे जो फर्स्ट फ्लोर था वो 30 जून तक बनाना था, लेकिन उसको बनाने में 20 जुलाई हो गया। ठीक है, वो एक्चुअली जब तैयार हुआ 20 जुलाई हो गया। अभी मेरा इंटरप्रिटेशन है कि 20 दिन डिले चलता है, इट इज़ अ माइनर डिले। लेकिन दूसरा जो बनता है वो बोलता है कि नहीं, दिस इज़ अ मेजर डिले, 20 दिन तो बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अ मेजर डिले। तो इसमें हम दोनों को पहले बैठ के आपस में समझना पड़ेगा कि भाई 20 दिन का जो डिले है ये तो सिर्फ फर्स्ट माइलस्टोन में है, इसका क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में हो सकता है, क्या मतलब ऐसा डिले है कि भाई आज 20 दिन डिले हो गया तो कल को वो डिले बढ़ता ही जाएगा और फिर 1 साल डिले हो जाएगा, तो फिर वो मेजर है। लेकिन अगर मैं उस डिले को कवर कर लूँगी तो वो फिर माइनर है। तो हम मुझे और दूसरा जो मेरा कमेटी मेंबर है, हमें मिलके डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माइनर है या मेजर डिले है, और फिर हमने जो आपस में डिसाइड किया है वो एक ही चीज़ हम उस रिपोर्ट में डालेंगे, या तो माइनर डालेंगे या फिर मेजर, कोई एक ही बात डालेंगे। नेक्स्ट है कि भाई मुझे उसे सजेशन देना है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि देखो आपका 20 दिन का डिले हो गया था, वो किस रीज़न की वजह से हुआ था। वो ये रीज़न था कि भाई आपने जो सीमेंट मंगवाया था वो टाइम पे नहीं आया था। तो उसमें मेरा सजेशन हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को, आपने 1 महीने का टाइम लिमिट दिया है सप्लाई करने के लिए, आप उसको घटा के 15 दिन कर लो। अगर हो सकता है तो नेगोशिएट करके उसको बोलो 15 दिन में सप्लाई करें, तो आपका काम का स्पीड बढ़ जाएगा। और फाइनली हमारा कंक्लूजन ये हो सकता है कि हाँ, प्रोजेक्ट में थोड़े डिले है, माइनर डिलेज है, लेकिन वो टाइम टू टाइम काम कर रहा है और हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो टाइम पे रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा कंक्लूजन हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे अपने कमेटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बतानी है। और फाइनली हमें बस थैंक्स बोल देना है, और जो चेयरपर्सन होगा कमेटी का, जो सेक्रेटरी होगा, वो लोग साइन करेंगे। तो कमेटी में जैसे 3-4 लोग हैं, सबको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी में भी एक हेड होता है, टीम लीडर होता है, वो सिर्फ जो जिसको हम चेयरपर्सन बोल सकते हैं, सेक्रेटरी बोल सकते हैं, या फिर टीम लीडर भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट हेड भी बोल सकते हैं। तो मतलब सभी ऑफिसेज में अलग अलग डेजिग्नेशन होता है, तो वो इंसान साइन करेगा सिर्फ। लेकिन साइन भले वो करेगा, लेकिन जो जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं सबका नाम और डेजिग्नेशन उसमें साइड में लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये 5 लोग हैं, ये अपूर्वा पटेल है जो कि डायरेक्टर है, ये दूसरा जो बंदा है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये 5 लोग हैं इस कमेटी में, एंड जो चेयरपर्सन है उसका फिर सिग्नेचर। मतलब कि ये 5 लोगों के बिहाफ में मैं साइन कर रहा हूँ, कि भले मैं साइन कर रहा हूँ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी 5 लोगों की है, क्योंकि सब लोगों ने आपस मिल के चेक करके ये रिपोर्ट बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन साइन कर रहा है तो सिर्फ चेयरपर्सन ने रिपोर्ट बनाया, ऐसा नहीं होता। जो 5 लोग हैं वो सब लोगों को दिया जाता है रिपोर्ट रीड करने के लिए। अगर कोई भी करेक्शन होगा तो सभी 5 लोग बताएंगे कि इसमें क्या क्या वो लोग करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये सभी 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फाइनली आपको प्लेस एंड डेट मेंशन करना है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी सिमिलर है उससे। तो पहली चीज़ तो हमने जब पहले देखे थे 3rd सेशन में आई थिंक, तो तब हमने देखे थे स्लाइड्स किस तरीके से बनाना है।
मतलब फर्स्ट स्लाइड में आपको पहले स्लाइड का फॉर्मेट चूज़ करना है, उसका टेम्पलेट चूज़ करना है, उसके बाद आपको उसका लेआउट चूज़ करना है कि भाई टाइटल रहेगा, सब टाइटल रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, या फिर आपके स्लाइड में सिर्फ टेक्स्ट ही रहेगा, या फिर आपके स्लाइड में सब हेडिंग और टेक्स्ट दोनों चीज़ रहेगी, या फिर ग्राफिक्स रहेंगे। वो लेआउट पूरा आपको तैयार करना है। उसके बाद जो फर्स्ट पेज है उस पर टाइटल रहेगा, सेकंड पेज पे एजेंडा रहेगा। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं थर्ड सेशन में, तो अभी उससे ही रिलेटेड आएगी चीज़ें। तो इन PowerPoint presentation, not only the pre-prepared slides are presented, personality of the presenter is presented also. तो हमको पता है PowerPoint presentation ऑडियो विजुअल है, मतलब आपको देखने भी है विजुअल, आपको स्लाइड्स देखने हैं और साथ में आपको ऑडियो सुनाई देगा, आपका जो भी प्रेजेंटर है उसकी बातें आपको सुनाई देगी। तो स्लाइड्स किस तरीके से बनाना है वो तो मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया और सेशन 3 में हमने देखा था। उसके साथ जो इंसान आपको ओरली प्रेजेंट कर रहा है ये चीज़, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उस इंसान को आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा उस टॉपिक पे। अगर वो इंसान बहुत ही धीरे धीरे या बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है तो फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा सब्जेक्ट पे। आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, इसको शायद कुछ आता नहीं होगा, तो जिसको आता नहीं है उसकी बात पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। तो जो प्रेजेंटर है उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसका ओरेट्री मतलब बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन इज मेंट फॉर अटेंडीज, देयरफॉर दे शुड बी एट द सेंटर। दे शुड बी एट द सेंटर मीन्स जैसे सन सेंटर पे होता है, प्लैनेट पूरा उसका चक्कर काटता है ना, तो वैसे आपका जो अटेंडीज है, आपका जो ऑडियंस है वो सेंटर पे होना चाहिए और जो प्रेजेंटर है, जो स्लाइड्स है, वो सब कुछ उसके चक्कर काटने चाहिए। मतलब अगर आपको प्रेजेंटर को लगता है, सामने बैठे हैं उसके ऑडियंस, ऑडियंस का चेहरा देख के उसको लगता है कि मेरे ऑडियंस को समझ में नहीं आया ये स्लाइड, तो आप वो पर्टिकुलर स्लाइड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दो। और अगर आपको लगता है कि ये तो इनको आ गया तो फिर आप तुरंत से उस पर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा, आपने ठीक है आपने जो स्लाइड बनाया, आपने सोचा कि मैं 1 घंटे का मटेरियल है, लेकिन आपको ऑडियंस का आपको रिएक्शन देखना है कि वो किस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको ऑन द स्पॉट अपना जो स्ट्रैटेजी है कि मैं कौन सी चीज़ पे ज़्यादा टाइम दूंगा, कौन सी चीज़ पे कम टाइम दूंगा, वो आपको स्ट्रैटेजी अपना चेंज करना पड़ेगा। इट शुड बी ग्रिपिंग फॉर द अटेंडीज, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट मैटर ऐसे ऐसे ड्राई 1-2 घंटे का सब्जेक्ट मैटर है और आपने सारे टेक्स्ट डाल दिए, पूरा बड़ा बड़ा पैराग्राफ डाल दिया और ख़त्म कर दिया। आपको सामने जो ऑडियंस है उसका अटेंशन लेना भी है। तो अगर बीच में आपको कोई चार्ट डालना पड़ रहा है, कोई ग्राफ्स डालने पड़ते हैं, कोई अगर सपोज एक शॉर्ट वीडियो भी डालना पड़ता है 30 सेकेंड का अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए, तो आप वो सब डालिए ताकि आपके ऑडियंस को एक मेंटल फटीग ना हो, वो ऐसा थक ना जाए सेम चीज़ बार बार देख के, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट देख के वो मेंटली थक ना जाए। आपको उसका अटेंशन रखना है। इसके लिए आप कुछ भी ग्राफिक्स या इलस्ट्रेशन या चार्ट्स कुछ भी डाल के उनको इंटरेस्टेड रख सकते हैं। प्रेजेंटर में बहुत ही डायनामिज्म और एंथुजियाज्म होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो टीचर है या फिर हम भी जो जैसे है, तो हम क्या है कमर्शियल करस्पॉन्डेंस बहुत सालों से, वो बेचारे आपके टेचर्स 10 साल से 15 साल से सेम ही सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, सेम ही चैप्टर को बार बार सिखा रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई सेम ही बोलना है, उनको पूरा टेक्स्ट बुक बाय हार्ट हो गया है, लेकिन उनको सेम ही चीज़ हर साल करनी है। तो अगर आपको भी बोला जाए सेम चीज़ हर साल करो तो आप भी बोर हो जाओगे। तो अगर सपोज़ वो आपके क्लास में आती है और वो ऑलरेडी बोर्ड हो गए हैं कि भाई इतने साल से सेम ही चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं, तो उनके में वो एंथुजियाज्म नहीं दिखेगा, वो बहुत ही थकान भरी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और उसके वजह से क्या होगा, आप भले पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन उनका लैक ऑफ एंथुजियाज्म देख के आप भी डिप्रेस हो जाओगे। तो प्रेजेंटर का वो ड्यूटी है, ट्रेनर का ड्यूटी है कि वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहे अपने किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर वो एंथुसियास्टिक नहीं है तो भी एटलीस्ट एक्टिंग कर ले कि भाई मैं बहुत ही एंथुसियास्टिक हूँ। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही लॉजिकल मैनर में और टू द पॉइंट प्रोसीड होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक आपको टॉपिक्स लेने हैं। जो पहले मीनिंग आपको समझाना है, उसके बाद इम्पोर्टेंस समझाना है, उसके बाद आगे का थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ समझानी है। उसका जो ऑर्डर है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को
समझ में आए, हर एक टॉपिक इस ऑर्डर में आपको लेना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। नेक्स्ट है जो प्रेजेंटर है उसका ड्रेसिंग और आउटवर्ड अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो कोई ऑफिशियल सेटिंग में और आप वहाँ पे एकदम ही चनिया चोली पहन के चले जाओ तो फिर वो आपके डिग्निटी से मैच नहीं करेगा। मतलब आप नवरात्रि में तो आए नहीं हो, आप प्रेजेंटेशन देने आए हो तो आपको उस तरीके से तैयार होके आना है। और आप बहुत ही हाई लेवल प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप वहाँ पे लूज़ जीन्स पहन के चले जाओ या फिर शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोल के चले जाओ स्टाइल मारने के लिए, तो वो सब भी आपके डिग्निटी को मैच नहीं करता है। तो आपको बहुत ही वहाँ पे प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके जाना है। इसके साथ ही आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका आई कांटेक्ट है, वो भी ज़रूरी है। आपको अपने ऑडियंस के साथ हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, तभी आप पता कर पाओगे कि आपके जो ऑडियंस है उनको टॉपिक समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बोर हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आप जब उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, आप उनके चेहरे देखेंगे, तो उसके बाद आप अपना जो स्ट्रैटेजी है पीपीटी देने का वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जो प्रेजेंटर का वॉइस है वो ऑडिबल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो ऑडिबल मतलब अगर सपोज 1000 लोगों का वो है वेन्यू है, 1000 लोग बैठे हैं, तो आपको लास्ट में जो इंसान है वहाँ तक भी आवाज़ जानी चाहिए। और वॉइस अच्छा भी होना चाहिए, मतलब एकदम ही क्या कहते हैं स्लीपी वॉइस नहीं होना चाहिए, या फिर एकदम ही बहुत मतलब ऐसे वॉइस नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम ही आप बोर ही हो जाते हो आवाज़ सुन के। सारे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होने चाहिए ताकि आपका डिले ना, मतलब आपका जो ध्यान है डिस्ट्रैक्ट ना हो आपका ध्यान। और एट द सेम टाइम वहाँ पे वहाँ पे पॉजेस और जो टोन्स होते हैं ना वॉइस के, उसमें भी बराबर होना चाहिए। मतलब इंटोनेशन, मतलब हम कभी ऐसे बोलते हैं कि एक सेंटेंस है द फॉक्स रैन अप द वॉल, तो अगर इंटोनेशन में क्या होता है द फॉक्स रैन अप द वॉल, तो मतलब यहाँ पे क्या है फॉक्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बोलने के टाइम पे, मतलब यहाँ पे फॉक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो फॉक्स रैन अप द वॉल, तो यहाँ पे वॉल वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या फिर मैं बोलूँ द फॉक्स रैन अप द वॉल, तो फिर यहाँ पे रैन वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कौन से वर्ड पे ज़ोर दे रहे हो वो है आपका इंटोनेशन। उससे पता चलता है कि कौन सा वर्ड वो सेंटेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से वर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। साथ में जो पॉजेस होते हैं, मतलब आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला, उसके बाद आप 2 सेकंड का अगर पॉज दे रहे हो, मतलब सामने वाले को भी सोचने के लिए एक टाइम चाहिए ना, तो आप वो 2 सेकंड 3 सेकंड का पॉज दे रहे हो, तो उससे आपके सेंटेंस का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, आपके पॉजेस इंटोनेशन सब ठीक होने चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, जैसे कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में, तो पर वो जो बंदा था वो अप्रिसिएशन को एप्रिकिएशन बोलता था, तो मैंने पूरा ज़िंदगी उसे कैपिटल अप्रिसिएशन ही सुना है। कल वो यूट्यूब में उस इंसान के मुंह से पहली बार मैं एप्रिक्रिएशन सुन रही थी कि कैपिटल एप्रिक्रिएशन इस कंडीशन में होता है, वैसे होता है। और मैं फ्रैंकली उसका वीडियो देख ही नहीं पाई, मैं सुन ही नहीं पाई, मेरा पूरा ध्यान इस बात पे था कि वो एप्रिक्रिएशन क्यों बोले जा रहा है। तो आपका अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो काफ़ी आपका, भले आप नॉलेजेबल हो फिर भी आपका काफ़ी डीरेल हो जाता है। एंड फाइनली बिकॉज इसमें ओरल कम्युनिकेशन भी है, प्रेजेंटर तो ओरल कम्युनिकेशन ही दे रहा है, तो ओरल प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमने देखा था कि आपको सारे क्वेरीज़ का लास्ट में आपको पूछना है कि किसी ऑडियंस के पास कोई क्वेरीज़ है क्या, और सारे क्वेरीज़ का आपको ढंग से जवाब देना है। गलत क्वेरी है तो भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जवाब देना है, सही क्वेरी है तो भी आपको शांति से जवाब देना है। और अगर आपको सपोज़ नहीं आता है तो भी उस सिचुएशन को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा, उसको मतलब डिग्निटी से उसको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अरे उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे नहीं आता था, या फिर उसने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया, अभी इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। ऐसे नहीं, उसको आपको पॉजिटिवली देखना है कि भाई मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं देख के आपको रिवर्ट बैक करूँगा या फिर आपको मेल बैक करूँगा। तो आपको पूरा डिग्निटी से सारे सिचुएशन को हैंडल करने हैं। और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि पहली चीज़, आप जो आपके जब प्रेजेंटेशन बन जाए तो स्लाइड्स तो आप चेक करोगे ही, लेकिन साथ में एक बार आप ओरली प्रेजेंटेशन दे के रिहर्सल उसका प्रॉपरली करो। जिस तरीके से हम डांस रिहर्सल करते हैं, जिस तरीके से हम एलोक्यूशन का तो रिहर्सल करते ही है ना, एलोक्यूशन में बोलने का,
डिबेट में किस तरीके से बोला जाएगा, आप डांस किस तरीके से करोगे, स्किट का रिहर्सल होता है, वैसे पीपीटी का भी रिहर्सल होना चाहिए। तो इसके साथ हम प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं और कमर्शियल करस्पॉन्डेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हमारा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस बाकी है, बट उससे पहले जो कमर्शियल करस्पॉन्डेंस के जितने भी सैम्पल लेटर्स हैं सारे चैप्टर के, वो मैं पहले अपलोड कर दूँगी और वो करने के बाद फिर हम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।